एक गांव में गरीब बहुरानी अनामिका और उसके पति रमेश मजदूरी का काम करके जो पैसे कमाते थे वो पर्याप्त नहीं था। इसीलिए वो एक ठेले गाड़ी पे मैंगो मिल्क शेक बना के बेचना शुरू करते हैं। ठंडा ठंडा मिल्क शेक, ताजे ताजे फलों से बना मिल्क शेक। आइए बाबू आइए, छोटी गिलास 10 रुपए, बड़े गिलास 20 रुपए, ठंडा ठंडा मिल्क शेक। इस तरह गली गली घूम के मिल्क शेक बेचा करती थी। उससे जो पैसे कमाती थी उससे पूरे परिवार बच्चों के साथ वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन जब शाम के 4 बज रहे थे, बच्चे जो शहर में पढ़ने के लिए गए हैं वो अभी लौटेंगे। मैं ऐसी जगह ठेला लगाऊंगी ताकि वो देख पाए और जोर जोर से चिल्लाऊंगी ताकि कैसे भी मेरा मैंगो मिल्क शेक बिक जाए। ये सोचकर बस स्टैंड के पास वो अपने ठेले को ले जाती है। उसे पता था कि अभी तक बस तो आई नहीं है, इसीलिए वो बहुत खुश थी। तभी एक वहाँ ऑटो आता है। वो शांभवी को ऑटो से उतरते देखती है। अनामिका थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये क्या लोहे की पैर वाली शांभवी चाची हमारे गांव में आई है। इस गांव में वो सिर्फ मुझे ही पहचानती है। फिर कहीं भगवान वो मेरे घर तो नहीं आ रही है ना। सोच के कोई फायदा नहीं, मुझे अभी सासू माँ के पास जाके पूरी बात बतानी होगी ताकि कहते कि मेरे नाम का कोई इंसान है ही नहीं और उन्हें यहाँ से भगा दे। इस तरह सोचने के बाद जल्दी जल्दी अनामिका अपना मैंगो मिल्क शेक का ठेला लेकर घर की तरफ चली जाती है। शांभवी इधर उधर अनामिका का पता का पूछताछ करती है और उस तरफ वो जाने लगती है। घबराई हुई परेशानी के हालत में बहू अनामिका को देखकर सासू माँ पूछती है, क्या हुआ बहू, ऐसे परेशान हो, भागते हुए आ रही हो? जाओ जाओ, बाथरूम खाली है। अरे सासू माँ, मैं बाथरूम के लिए भागते हुए घर नहीं आई हूँ। शांभवी चाची आ रही है, उन्हें मत बताना ये हमारा घर है और उन्हें बाहर से भगा देना। क्यों अनामिका, वो तो तुमसे मिलने आ रही है ना, बाहर से भगा देना ठीक नहीं होगा। अरे सासू माँ, आप उन्हें नहीं जानती है। ईर्ष्या, गुस्सा, खराब उद्देश्य ये सब उनके मन में भरा है। एक नंबर की लड़ाकिन है वो। भयानक है क्या? ऐसा वैसा भयानक नहीं, रॉकेट से, बिजली से भी ज्यादा, गोली से भी ज्यादा ऐसी भयानक है वो। जहाँ वो कदम रखती है वहाँ सब कुछ भस्म हो जाता है। जब अनामिका और शारदा बात कर ही रही थी तभी प्रसाद शांभवी को लेके घर आ जाते हैं। बहू शारदा। बुलाने पे सासू माँ शारदा और बहुरानी अनामिका घर से बाहर निकल आती है। देखती है शांभवी को लेकर प्रसाद खड़े हैं। बहू, लगता है तुम्हारी दूर की चाची है। बाहर खड़े होके सबसे हमारा पता पूछ रही थी तो मैं ही घर ले आया। अरे बहू अनामिका, बड़ी पतली हो गई हो, खाना नहीं खा रही हो क्या? खड़ी होकर वो शारदा को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। प्रसाद को लगा कि यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो अपने साथ उन्हें घर के अंदर ले आए। फिर शारदा ने प्रसाद को पूरी बात बताई। हाय रे, ऐसा क्या? अब क्या होगा? हमारी बहू उसे सबक सिखा देगी, तब तक आप जरा ध्यान से रहिएगा। जब किसी को पता है कि कांटा है तो क्या उसे वो छुएगा? जब तक ये नहीं जाती मैं तो दिखूंगा भी नहीं। ऐसा कहकर वो फूलों के बगीचे में जाकर बैठ गए, जो कि फूलों के पौधों से चारों तरफ से घिरा हो। अनामिका शांभवी को घर के बगान में बेंच पे बैठा के वहीं पे बातचीत करती है। शारदा पोता हरीश और पोती भाव्या को स्कूल से लाने के लिए चली जाती है। शांभवी उनकी मर्जी के बिना ही उनके घर पे बैठ के खाने पीने लगी। देखते ही देखते ऐसे 2 दिन निकल गए। तुमने मेरे बेटे से शादी नहीं की, किसी और से शादी करके उसके 2 बच्चे पैदा किए। अब मैंगो मिल्क शेक बेच के अच्छे से जिंदगी गुजार रही हो। मैं भी देखती हूँ कैसी रहती हो। तुम खुश हो इसीलिए तो मैं बर्बाद करने आई हूँ। ऐसा सोचकर वो घूम घूम के देखती है। अनामिका सड़े हुए आमों से मिल्क शेक बनाती है, इसीलिए उससे मिल्क शेक ना खरीदे। इस तरह की बातें वो घर घर में जाके सबसे कहती है। इस बात से अनजान अनामिका अपना ठेला लेकर घूम घूम के मिल्क शेक बेच रही थी, लेकिन हजारों बार चिल्लाने के बाद भी कोई उसके पास मिल्क शेक पीने नहीं आता है। अनामिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरे गांव वालों को हो क्या गया? आज एक भी इंसान मेरे पास मैंगो मिल्क शेक पीने नहीं आया। इतना बुला रही हूँ, कोई नहीं आ रहा है। जरूर ये शांभवी चाची का ही मैजिक है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा सोच ही रही थी, फिर उसे समझ में आ जाता है कि आखिर में ये शैतान शांभवी चाची का ही सब जादू है। अब क्या करना है वो सोचने लगी। जब वो ऐसा सोच ही रही थी तभी वहाँ पे शांभवी आती है। उस दिन किसी ने भी अनामिका से मैंगो मिल्क शेक खरीदा नहीं है। ये बात शांभवी अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो अनामिका से आके पूछने लगती है,
ताकि अनामिका के घाव में और ज्यादा नमक मिर्च पड़ सके। फिर अनामिका जाके गांव वालों से पूछती है कि उससे गांव वाले मैंगो मिल्क शेक क्यों नहीं खरीद रहे हैं। उसके जवाब में, तुम मैंगो मिल्क शेक सड़े हुए आमों से बनाती हो। तुम्हारे घर में जो महिला आई है वही बताई है, उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया है। तो फिर तुम क्या चाहती हो कि हम सड़ा हुआ मैंगो मिल्क शेक पी के बीमार पड़ जाएं? मैं इस गांव की बहू हूँ। आप लोग मुझे बहुत दिनों से जानती हैं। आप लोग जानती हैं मैं कैसी हूँ, मैं कैसे व्यापार करती हूँ। अगर कोई मेरे दूर के रिश्तेदार आके मेरे बारे में बुरा भला कह दे, एक वीडियो दिखा दे, तो आप लोग उन पे विश्वास कर लेंगी। अब तो मैं कल पंचायत में ही बात करूंगी। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन पंचायत में अनामिका खुद सबके सामने उस वीडियो को दिखाती है। उस वीडियो में अनामिका एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना खाना खा रही होती है। श्याम भाभी को लगा कोई देख नहीं रहा है, इसीलिए एक सड़ा आम लेकर वो मिल्क शेक में मिला देती है। देख लिया ना, कौन उल्टी सीधी बातें करता है, किसकी नीयत खराब है। मैं समय के साथ साथ व्यापार करती हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी बदनामी हो। फिर मेरा मैंगो मिल्क शेक पी के कोई स्वस्थ नहीं रहता, ऐसा तो नहीं हुआ। सभी लोग स्वस्थ भी है और खुश भी है। देखो बेटा, तुम कह रही हो वो तुम्हारी दूर की रिश्तेदार है, वो तुम्हारी चाची लगती है। अब तुम ही फैसला लो, हम उन्हें सजा दे या ना दे। आप सीधा इन्हें जेल में डाल दीजिए, तभी जाके सब शांत हो पाएगा। मैं अपना व्यापार करके खुश थी, जो था उसी से अपना गुजारा कर रही थी। उसके ऐसे कहने पर पंचायत से पुलिस बुलाया गया। वो आकर श्याम भाभी को पकड़ के वहाँ से ले गए। फिर से अनामिका अपना मैंगो मिल्क शेक का व्यापार शुरू करती है और खुशी खुशी अपने परिवार बच्चों के साथ गुजारा करने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर के सामने पौधों पर सासू माँ शारदा पानी दे रही थी। तभी बहू अनामिका बेटे रमेश को साथ लेकर उनके पास आती है। अनामिका का यह तीसरा प्रेगनेंसी था और वो 9वें महीने की गर्भवती थी। वो अस्पताल जाने वाली थी, इसीलिए वो शारदा के पास आई और बताकर फिर अस्पताल चली गई। माँ जी, मैं और आपके बेटे अस्पताल जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। वैसे तुम लोग कैसे जा रहे हो? बाइक से जा रहे हैं माँ। क्यों बेटा, घर में कार पड़ी है, कार से जाओ ना, बहू को भी आराम रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में कार का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या फायदा। ठीक है माँ, गाड़ी लेके जाता हूँ। अनामिका तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी की चाबियां लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश घर के अंदर चला जाता है। देखो बहू, जो भी तुम्हें दिक्कत है सब डॉक्टर को बता देना। डॉक्टर को साफ साफ बताने से वो सही से दवाइयाँ लिख देंगी। ठीक है माँ जी। जब सास बहू के बीच बातचीत चली रही थी, तभी रमेश चाबियां लेकर घर के अंदर से बाहर आता है। फिर रमेश और अनामिका शारदा से अनुमति लेकर गाड़ी में बैठ के अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। अरे माँ जी को तो बच्चों के बारे में कहना ही मैं भूल गई। एक बार अपना फोन दीजिए तो। अरे बच्चे तो शाम तक लौटेंगे, तब तक हम भी घर लौट के आ ही जाएंगे अनामिका। अरे अपना फोन दीजिए ना, मैं आपका फोन खा नहीं लूंगी। ऐसा कहने पे रमेश अपना फोन निकाल के अनामिका को दे देता है। अनामिका सासू माँ शारदा को फोन लगाती है। उस वक्त शारदा किचन में थी। जैसे ही फोन बजा, शारदा को लगा जरूर अनामिका ने ही उसे फोन किया होगा। क्या हुआ बहू, क्या तुम कुछ भूल गई घर पे? माँ जी, मैं आज बच्चों को टिफिन देना ही सुबह भूल गई। ये बात आपसे कहनी थी और ये भी मैं बताना भूल गई। मैं यहाँ हूँ ना बहू, तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जाकर उन्हें टिफिन देकर आती हूँ। घर आएंगे शाम को तो दूध पिला दूंगी, तुम लोग जाकर घूम के आओ। ऐसा कहकर शारदा फोन रख देती है। अनामिका बहुत खुश होती है। फिर रमेश और अनामिका अस्पताल पहुँचते हैं। शारदा टिफिन बॉक्सेस एक बैग में रख के स्कूटी लेके हरीश और भाव्या के स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ जाके बच्चों से मिलकर उसे टिफिन देती है, उनसे बातचीत करती है और फिर लौट के आने लगती है। तब तक रमेश और अनामिका भी अस्पताल पहुँच जाते हैं। डॉक्टर साहब उनकी जांच करके कहते हैं, माँ और बेटा दोनों स्वस्थ है। 3 दिनों के बाद अस्पताल में भर्ती हो जाइए। दर्द कभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब की बातें सुन के अनामिका और रमेश भी बहुत खुश होते हैं। फिर कार में बैठ के वो अस्पताल से घर लौटने लगते हैं। उस रात सभी कोई हॉल में एक साथ बैठकर हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे।
फिर बाद में शारदा और प्रसाद बच्चों को ले जाकर उनके कमरों में अच्छे से सुला देते हैं। बाद में रमेश और अनामिका भी जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। तभी बीच रात अचानक से भूकंप आता है। बस 10 मिनट के उस भूकंप में शारदा का घर बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद गर्भवती अनामिका, जिसे बहुत चोट लगी हुई थी, उसे होश आता है। बहुत ही मुश्किलों के साथ उठकर देखती है कि उसका पूरा घर ध्वस्त हो चुका है। आसपास में वो बहुत ढूंढती है पर उसे परिवार का कोई सदस्य नहीं मिलता। दीवार के पास देखती है पति रमेश जख्मी होकर पड़े हुए हैं। एक टूटे हुए बिस्तर पे देखती है सास ससुर जो अब जिंदा नहीं रहे और उसे अपने बच्चे कहीं नहीं दिखते, जिस वजह से अनामिका बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? मेरे पति जिन्हें इतनी चोट लगी है, सास ससुर एक बिस्तर पे बिना जान के पड़े हुए हैं। मेरे बच्चे जो आसपास में ही होने चाहिए थे पर कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ है मेरे बच्चे। बेटा हरीश, बेटा भव्या, तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हरीश, भव्या। इस तरह वो बुलाती है और जितने टूटे हुए ईंट चट्टान थे उसे हटाकर अपने बच्चों का नाम पुकारने लगती है। रोते रोते उन्हें ढूंढती है, एक एक चीज हटा के देखती है पर उसे बच्चे कहीं नहीं दिखते। 9 महीने की पूर्ण गर्भवती अनामिका बहुत परेशान थी। जिस दीवार के नीचे रमेश फंसा हुआ था उसे हटाती है। रमेश को बहुत मुश्किल से खींच के निकालती है। फिर वो उस बिस्तर के पास आती है जहाँ शारदा और प्रसाद बेजान होकर पड़े हुए थे। फिर बहुत ही कष्टों के साथ शारदा का हाथ पकड़ के खींचते हुए उन्हें लाकर रमेश के बगल में सुलाती है। फिर ससुर जी प्रसाद को खींचते हुए उन्हें ले आकर शारदा के बगल में सुलाती है। इसी दौरान जब वो बच्चों को ढूंढ ही रही थी, उसे धीरे धीरे बड़बड़ाने का आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चे जिंदा है। बच्चे, तुम लोग कहाँ हो? मैं तुम्हारी माँ कह रही हूँ। बच्चे बताओ, तुम लोग कहाँ हो? ऐसा कहकर वो जल्दी से जाके एक बिस्तर को खींचती है। उस बिस्तर के नीचे हरीश और भव्या आहत होकर पड़े हुए थे। बच्चों को देखकर अनामिका खुशी से भूल ही गई कि अनामिका खुद 9 महीने की गर्भवती है। बच्चों के पास नीचे बैठ के बेटा हरीश और बेटी भाव्या को अपने गोद में सुलाकर कहने लगती है, बेटा हरीश, भाव्या, अपनी आंखें खोलो। देखो, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादा दादी और पिता की तरह मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। उठो, अपनी आंखें खोलो। बेटा हरीश, बेटा भावना, खोलो, अपनी आंखें खोलो। ऐसा कह के वो रोने लगती है। बच्चे बड़बड़ाते हुए माँ माँ कहने लगते हैं। बच्चों की ऐसी परिस्थिति देखकर अनामिका जोर जोर से रोने लगी। बच्चे, इस तरह कहते हुए वो रो रही थी। माँ जी, पिताजी, अजी आप, बच्चे, हरीश, भावना, हे भगवान, ये भयानक दृश्य। मैं गर्भवती हूँ। हुक्म के नाम पर आपने मेरे पूरे परिवार को छीन के मुझ गर्भवती को क्यों जिंदा रखा? आप मेरे और मेरे पेट में पल रहा बच्चा, इन दोनों की जान ले लीजिए भगवान। अनामिका इस तरह रो रही थी, तभी उसे एक पास में ही ठेला गाड़ी दिखी। अब चूंकि कोई उपाय नहीं था, इसीलिए सभी लाशों को बड़े मुश्किलों के साथ उसमें रखकर उसे खींचते हुए शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार करती है। आप सभी ने मिलकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ईश्वर, आपने ठीक नहीं किया। अब चूंकि अनामिका बहुत रो रही थी, इसीलिए उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई। बड़े ही मुश्किलों के साथ पैदल चलकर वो पास के सरकारी अस्पताल में पहुंची। वहां उसने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। बस उस बच्चे को देखकर उसने फिर से अपना नया जीवन शुरू किया। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।